नमस्कार सभी को, जय हिंद। जो इतिहास की कड़ी में हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत हमने दो शासक पढ़ लिए थे मेवाड़ के। एक तो जो गुहिल वंश का संस्थापक गुहिलादित्य के बारे में, उसके बाद में जो मुख्य इम्पोर्टेंट शासक हुआ बप्पा रावल के बारे में, जिसे कालभोज भी कहा जाता है। बहुत सी किंवदंतियाँ, मिथक कहानियाँ प्रचलित हैं बप्पा रावल के बारे में। हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से वही बातों का जिक्र कर रहे हैं, बाकी कहानियों का जिक्र नहीं कर रहे हैं। फिर भी जानकारी तौर बता दूँ, कहा जाता है बप्पा रावल 4 बकरों का तो भोजन करता था और 16 हाथ की कुर्ता यानी धोती पहनता था, इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। और जो कैलाशपुरी में एक लिंगनाथ का जो मंदिर है, वहाँ पर तो शिवलिंग है, प्रतिमा काफ़ी ऊंची है, 7.5 फुट की, उस पर बैठ करके दूध चढ़ाया करता था। ऐसी कहानियाँ उल्लेखित हैं जो वर्तमान में खड़ा होकर भी व्यक्ति दूध नहीं चढ़ा सकता। यानी काफ़ी मिथक कहानियाँ जानी जाती हैं जिनका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। उसी के अकॉर्डिंग जो मेवाड़ का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, उनके अंतर्गत अब हम नेक्स्ट जो राजा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू की दृष्टि से वो पढ़ेंगे। शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए मेवाड़ का इतिहास, जिसमें हम 2 राजा पढ़ चुके हैं। वंश पढ़ रहे हैं गुहिल वंश। गुहिल वंश जो 566 ईस्वी में गुहिलादित्य ने स्थापना की थी, इसका एक राजा बप्पा रावल पढ़ चुके हैं। यहाँ तक जो मुख्य एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जो नेक्स्ट राजा हुए जो मुख्य रूप से वो हैं अल्लट। बहुत इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में बातें भी ध्यान रखना, और एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछ जाते इसके बारे में। अल्लट के बारे में क्या खास बात है, इसे आलू राव भी कहा जाता है, आलू रावल भी कहा जाता है, आलू राव या आलू रावल। इसके बारे में जो खास इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वैसे तो याद करने के दृष्टिकोण से कोई ट्रिक बना ही लेता है कि ऐसे अल्लट ऐसे आलसी, यानी ये बहुत आलसी था। तो आलसी था तो सेकंड ग्रेड एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि मेवाड़ का वह कौन सा राजा था जिसने नौकरशाही की शुरुआत की। तो नौकरशाही, आलसी होने के कारण नौकर रखता था, तो नौकरशाही की शुरुआत की अल्लट ने। और ऐसे अल्लट और ऐसे आहड़, तो इसने ऐसे आहड़ को राजधानी बनाया। पहले राजधानी क्या थी, नागदा, अब इसने राजधानी क्या बना दी, आहड़। आहड़ को राजधानी बनाने वाला कौन था, अल्लट। तो ऐसे अल्लट से ही आलसी है तो नौकरशाही शुरू की और आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। और जो खास इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अल्लट ने ही राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया। आलसी जरूर था लेकिन कितना बड़ा तीर मारा है। एक हूण राजकुमारी थी, हूण राजकुमारी से विवाह किया जिसका नाम था हरिया देवी। हरिया देवी से विवाह किया। यह राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विवाह की बात करें तो पहला वो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो ईसा पूर्व में विवाह किया था सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी हेलेना के साथ में, वह विवाह उल्लेखित मिलता है। भारत का पहला और राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह, यह राजपूतों का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह है अल्लट के द्वारा हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ में। तो ये अल्लट की खास इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपने जानी। इसके बाद में जो शासक हुए उनमें मुख्य रूप से आता है एक छेम सिंह। इनकी को खास बातें नहीं मिलती है इंपॉर्टेंट, तो हमने 3 राजा जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में पढ़ा और चौथा छेम सिंह। खास बातें नहीं मिलती है लेकिन फिर भी जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, रसिक प्रिय ग्रंथ है जो कुंभा का, राणा कुंभा का, उसमें जानकारी मिलती है बप्पा रावल से लेकर के करण सिंह तक के शासकों की जानकारी मिलती है। तो उसके अंतर्गत छेम सिंह राजा भी हैं। तो छेम सिंह के 2 पुत्र हुए, एक कुमार सिंह और एक हुए सामंत सिंह। तो कुमार सिंह के बारे में खास जानकारी नहीं मिलती है इतिहास में, लेकिन कुमार सिंह के एक पुत्र था जिसका नाम था राहब। इस राहब के द्वारा ही इसी वंश की एक
अन्य शाखा, जब ये रावल शाखा का अंत हो जाएगा, रतन सिंह राजा थे अंतिम 1301 से 1303 में, उसकी मृत्यु के बाद में जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के साथ में युद्ध किया था, तो उसके बाद में राहत शाखा के द्वारा यह चला गया था, सिसोदा गांव में रहने लग गया था। मेवाड़ में ही पड़ता है सिसोदा गांव। तो सिसोदा गांव में रहने के कारण या सिसोदा गांव का होने के कारण इस राहत ने एक नया वंश शुरू किया, सिसोदिया वंश, जो बाद में इसका प्रतापी प्रथम शासक हुआ, यानी वास्तविक संस्थापक हुआ सिसोदिया वंश का, वो था हमीर देव। सॉरी हमीर देव नहीं, राणा हमीर, राणा हमीर। इसने राणा शाखा की स्थापना की, जिसे विषम घाटी पंचानन की उपाधि भी प्राप्त है हमीर की। तो इसका बाद में करेंगे, पहले हम गोहिल शाखा के अंतर्गत छेन सिंह के जो दो पुत्र है, कुमार सिंह और सामंत सिंह। तो सामंत सिंह से आगे शुरू करते हैं हम कि गोहिल वंश में कौन कौन से शासक हुए। तो अलट के बारे में आपने जाना, आलसी था, नौकरशाही की शुरुआत की और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ में, और आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। तो अब सामंत सिंह के बाद में जो शासक हुए, उनमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है रावल जेतर सिंह। जेतर सिंह, ध्यान रखना, जेतर सिंह भी कह देते हैं और कहीं कहीं जय सिंह भी उल्लेखित मिलता है। जय सिंह, रावल जय सिंह। रावल जय सिंह के बारे में आपको बताने से पहले आपको एक तो दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी होना जरूरी है। दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत थी वो तराइनी के युद्ध के बाद में, जो तराइनी के युद्ध हुए थे 1191 और 1192 में, इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, चौहान वंश के राजा जो अजमेर के थे। तो उसके बाद में गोरी ने अपने एक गुलाम को शासक बना दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तब से दिल्ली सल्तनत का शुरुआत होती है। तो दिल्ली सल्तनत पर मुख्य रूप से 5 वंशों का शासन रहा। कितने वंशों का रहा? 5 वंशों का। तो 5 वंशों को याद करने की एक सामान्य सी ट्रिक बना रखी है, वो है गुखी टू सेलो। इसमें सारे के सारे वंश हैं, किस किस प्रकार से मैं एक चार्ट बना करके समझा देता हूँ आपको। गु से गुलाम वंश, पहला वंश कौन सा हुआ? गुलाम वंश, जिसका शासन रहा था 1206 से लेकर के और 1290 ईस्वी तक। और इसके बाद में खीसे खिलजी वंश, खीसे खिलजी वंश, खिलजी वंश का शासन रहा 1290 से लेकर के और 1320 ईस्वी तक। ईस्वी सन की बात करें हम तो से तुगलक वंश का, तुगलक वंश, इसका शासन रहा 1320 से लेकर के और 1414 ईस्वी तक। और इसके बाद में से सैयद वंश का शासन रहा, सैयद वंश जो 1414 से लेकर के और 1451 ईस्वी तक रहा। इसके बाद में लोधी वंश का शासन रहा, लोधी वंश जो 1451 से लेकर के बहलोल लोधी ने स्थापना की थी और वह अंतिम शासक इब्राहिम लोधी 1526 ईस्वी तक है। इसने इसी वंश की जो दूसरी शाखा है, एक ही वंश है गोहिल वंश, जिसकी दूसरी शाखा सिसोदिया है, उसमें राणा सांगा के साथ में जो खानवा का प्रसिद्ध लड़ा था उसमें लोधी वंश था। तो यहाँ जेतर सिंह के साथ में हम दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मेवाड़ का शासक कौन है? जेतर सिंह। और इस जेतर सिंह ने के साथ में गुलाम वंश का एक, जो उसका खिलजी वंश का एक शासक था, सॉरी गुलाम वंश का एक शासक था इल्तुतमिश। तो जेतर से ध्यान रखना, एक तो चित्र एक इत्र, इस प्रकार से 2 शब्द याद रखेंगे ट्रिक के तौर पर। तो जेतर सिंह के साथ में 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश के साथ में भूताला का युद्ध लड़ा गया, भूताला का युद्ध, जिसमें जेतर सिंह मेवाड़ के शासक विजयी हुए, जीत गए। और इस खिन्नता की भावना से इल्तुतमिश ने जो नागदा उनका व्यापारिक शहर था, पहले राजधानी रही थी, उसको तहस-नहस कर दिया, उजाड़ दिया। जैसे बाद में अकबर ने चित्तौड़ को तहस-नहस कर दिया था, उसको गोकुंदा को जब 1567-68 में उसने युद्ध किया था, उसके बाद में खूब लूटा, खूब
कत्लेआम किया किस शहर के ऊपर, गोकुंडा के ऊपर। तो इस प्रकार इल्तुतमिश हार गया। इस हार की खिन्नता की भावना से उसने किसको, भूताला के युद्ध के बाद में नागदा को तहस नहस कर दिया, उस पर कत्लेआम किया। तो ये खास इंपॉर्टेंट बात है। भूताला के युद्ध कब हुआ, 1227 ईस्वी में हुआ। जयंतर सिंह और दिल्ली का गुलाम वंश का शासक कौन था, गुलाम वंश का शासक था इल्तुतमिश। तो गुलाम वंश का संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो शासक बना वो था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद में उसकी पुत्री बनी रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान के बाद में जो शासक बना वो था बलबन। तो ये चार मुख्य शासक थे गुलाम वंश में। तो इल्तुतमिश के साथ में युद्ध लड़ा गया जयंतर सिंह का, कौन सा, भूताला का युद्ध, जो खास इंपोर्टेंट है। और इसने और क्या खास किया, जयंतर सिंह ने पुणे चित्तौड़ पर अधिकार किया और चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। चित्तौड़ को पुणे अपनी राजधानी बनाया। तो जयंतर सिंह के बारे में ये खास इंपॉर्टेंट बातें हैं। वैसे तो इतिहासकार इस भूताला के युद्ध के बारे में सहमत कम ही है, अलग अलग तारीखें बताते हैं। तो इतिहासकार बताते हैं कि 1222 से लेकर के 1228 के मध्य में हुआ। तो सामान्य तौर पर यही मान लिया जाता है कि 1227 में हुआ। 1222 से 1228 के मध्य, तो 27 भी आता है। तो 1227 में भूताला का युद्ध हुआ। मेवाड़ का शासक था रावल शाखा का जयंतर सिंह, और दिल्ली का जो गुलाम वंश का शासक था इल्तुतमिश के मध्य में। तो ध्यान रखना। अब अगला जो शासक है उसकी बात करें हम, जयंतर सिंह के बाद में जो शासक हुआ वो था तेज सिंह। तेज सिंह, इसके बारे में एक खास बात ध्यान रखनी है कि मेवाड़ में प्रारंभिक चित्रकला का प्रारंभ माना जाता है। मेवाड़ चित्रकला का प्रारंभ माना जाता है किसके काल से, तेज के काल से। क्योंकि यह ऐसे ट्रिक बना लेंगे आप मन से कि तेज सिंह तेज था चित्र बनाने में। तो मेवाड़ की रावल शाखा का यानी कि गोहिल शाखा का जो राजा था तेज सिंह, उसने चित्रकला में उत्कृष्ट योगदान दिया और चित्रकला का प्रारंभ माना जाता है। इस तेज सिंह के बाद में जो शासक हुआ वह था समर सिंह। अब समर सिंह के बहुत भाग्य खराब थे। एक ऐसे बताएं आपको कि क्यों कहा जाता है ऐसा, क्योंकि इसके दो पुत्र हुए। एक था कुंभकर्ण और एक था रावल रतन सिंह, जो खास इंपॉर्टेंट शासक है रावल शाखा का या गोहिल शाखा का। तो कुंभकर्ण तो नेपाल चला गया, वहां पर जाकर के गोहिल शाखा की स्थापना की, और रावल रतन सिंह यानी कि छोड़ करके और बाहर चला गया पद्मनी को प्राप्त करने के लिए सिंहल प्रदेश श्रीलंका में। तो समर सिंह के बारे में खास इसलिए जाना जाता है कि इसके दो पुत्र थे। एक ने नेपाल में रावल शाखा की यानी गोहिल शाखा की स्थापना की, रावल रतन सिंह, जो सबसे प्रतापी कहें इस वंश में, सबसे महान कहें, जिसके बारे में फिल्म भी बनी है पद्मावत। तो आइए अब हम रतन सिंह को विस्तार से पढ़ते हैं, इसके बारे में एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बनते हैं। गोहिल शाखा का अंतिम शासक है रावल रतन सिंह। तो एक बार मैं ओवररिव्यू कर दूं, खास से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। तो एक तो गुहादित्य है शासक है, गुहादित्य जो संस्थापक माना जाता है गोहिल शाखा का, जो 566 ईस्वी में गोहिल वंश की स्थापना की थी। इसके बाद में नगादित्य, महेंद्रदित्य, अनेक राजा बने जो खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में जो राजा बना वह है बप्पा रावल। इसके बाद में जो बप्पा रावल के बाद में जो मुख्य इंपॉर्टेंट शासक बना वो था अल्लट या आलूराव, और अल्लट के बाद में जो राजा बना वह था सामंत सिंह। इस छेम सिंह के दो पुत्र थे, एक था सामंत सिंह और एक था कुमार सिंह। इस कुमार सिंह का ही जो मैंने बताया राह पे सिसोदा गांव में चला गया था, जिसने राणा
शाखा की स्थापना की, राणा या महाराणा, जैसे सिसोदा गांव में रहने का कारण सिसोदिया वंश भी कहा जाता है। अब इस सामंत सिंह के जो पुत्र हुआ वह था जेतर सिंह, जिसके बारे में हमने बताया कि उसने भूताला का युद्ध लड़ा। और जेतर सिंह के जो पुत्र हुआ, छठा जो राजा बना जेतर सिंह के, वह था समर सिंह। अभी हमने बताया समर सिंह। अब समर सिंह के दो पुत्र हुए, एक का नाम था कुंभकर्ण, जिसने नेपाल में स्थापना की गोहिल वंश की, और एक था रतन सिंह, रावल रतन सिंह, जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये प्रमुख राजा हैं गोहिल वंश के, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से, कौन से किसी भी एग्जाम की दृष्टिकोण से जो राजस्थान में आयोजित की जाते हैं उनके लिए। तो इनके बारे में हमने पढ़ा। आज हम मेवाड़ का गोहिल शाखा का अंतिम राजा रतन सिंह के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं, जिसके बारे में राजस्थान में खास चर्चित है। देखिए रावल रतन सिंह 1301 से 1303 ईस्वी तक। इसका शासनकाल क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसका शासनकाल एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है और प्रमाणिक भी है। अन्य राजाओं का शासनकाल प्रमाण मिलता बहुत कम है और उनका एग्जाम में पूछा भी नहीं गया है। तो रावल रतन सिंह के बारे में जो खास इंपॉर्टेंट बात है वो ये ध्यान रखनी है। देखिए एक मॉडल प्रारूप बनाते हैं, ये तो है भारत का सामान्य मानचित्र, और ये है श्रीलंका, और यहाँ है राजस्थान, और यहाँ है मेवाड़। क्या है? मेवाड़। तो किंवदंतियों में प्रचलित है कथा किस प्रकार से, देखिए एक तो जो अलाउद्दीन खिलजी था उसका दरबारी कवि था अमीर खुसरो, ध्यान रखना, अमीर खुसरो, जिसे तोता ए हिंद भी कहा जाता है, तोता ए हिंद भी कहा जाता है। इसकी पुस्तक है एक जो खजाइन उल कुतुब, यह इसकी पुस्तक है। इस पुस्तक पर आधारित शेरशाह सूरी के काल में, ध्यान रखना, शेरशाह सूरी के काल में एक महान लेखक हुए जिसका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी, जबकि यह तो प्रत्यक्षदर्शी था अमीर खुसरो तो, और इसकी पुस्तक खजाने उल कुतुब है। इसमें खास जानकारी नहीं मिलती है युद्ध की जिसका हम अब जिक्र कर रहे हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने इस पर आधारित 1540 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है पद्मावत। ये पुस्तक है। इस पुस्तक में वह कहानी प्रचलित है, कौन सी है जिसका अभी हम उल्लेख कर रहे हैं। तो ये तो प्रमाण बताए मैंने आपको कहाँ कहाँ मिलती है, तो कहानी इसमें मिलती है और घटना है 1303 की और लिखा गया 1540 में। तो प्रमाणिक बहुत कम माना जाता है इसको। तो हुआ ऐसे कि श्रीलंका में एक विशेष प्रजाति के तोते पाए जाते हैं, प्रजाति का नाम है हीरामन तोता। हीरामन तोता, वैसे तो ऐसा ही माना जाता है अनेक लेखकों के माध्यम से कि तोते का नाम हीरामन है, लेकिन प्रजाति का नाम हीरामन है। तोते का नाम था ललित, ऐसा उल्लेख मिलता है। ललित नाम का तोता था, हीरामन प्रजाति का था। वो यहाँ से जैसे कहा जाता है मिथ्या घटनाओं में कि वह श्रीलंका का राजा था जिसका नाम था गंधर्व सेन, और इसकी ये वहाँ का राजा था। इसकी जो पत्नी थी यानी रानी थी वो थी चंपावती, और इस गंधर्वसेन और चंपावती की एक पुत्री थी, उस पुत्री का नाम है पद्मिनी। तो इससे रूट करके और यह तोता उड़ता हुआ और यहाँ आ गया मेवाड़। और मेवाड़ के एक राजा थे चौहान वंश के, और जिसका नाम
समर सिंह चौहान मिलता है, उसके पास आ गया, उसने वह तोता दे दिया मेवाड़ के राजा रतन सिंह को, मेवाड़ के राजा रतन सिंह को। तो रतन सिंह के पास जब वो तोता आया तो तब तक तो उसने कुछ बोला नहीं, बोलने वाला तोता था आदमी व्यक्ति की तरह। तो वह रतन सिंह के पास आकर के उसके बॉडी लैंग्वेज को यानी कि हष्ट पुष्ट अच्छा देख करके और वह बोलना शुरू किया कि आप को जो बात बता रहा हूँ हीरामन तोते के द्वारा कहानी के रूप में कि एक रानी है, एक राजकुमारी है जिसका नाम है पद्मिनी, जो पानी भी पीती है तो गले से नजर आता है, इतनी सुंदर है। अब ऐसी बात तोते के मुंह से सुनकर के रतन सिंह को आश्चर्यजनक लगा और अब उसकी ख्वाब लेने लगा। तो उसके बताए हुए अनुसार वह वहां से चल पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैंने आपको बताया कि समर सिंह के 2 पुत्र थे, कुंभकर्ण और रतन सिंह, तो समर सिंह नेपाल चला गया। अब रतन सिंह भी वहां से अपने राजपाट को छोड़ करके और राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए आ गया सिंहल प्रदेश यानी श्रीलंका। पहले प्राचीन काल में इसे कहते हैं सिंहल प्रदेश और वर्तमान में कहते हैं श्रीलंका या सिंहल द्वीप कहा जाता है। तो वहां से आया यहाँ पर 12 साल तक यहाँ पर कहा जाता है कि भैंसे चराई, किसको, पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए। अंततः गंधर्व सेन को राजी कर लिया और पद्मिनी को प्राप्त करके मेवाड़ लौट आया। अब इस पद्मिनी के साथ में दहेज के रूप में एक तो ब्राह्मण आया जिसका नाम था राघव चेतन, राघव चेतन, और एक इसका चाचा जिसका नाम था गोरा, और गोरा का पुत्र था यानी चचेरा भाई पद्मिनी का जिसका नाम था बादल, गोरा और बादल। ऐसे एक ट्रिक के तौर पर ध्यान रखना है, दहेज में नहीं मतलब साथ में आए तो गोरा और बादल। तो राघव चेतन की बुरी नजर थी किसके ऊपर, पद्मिनी के ऊपर, वह भी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। ऐसे में रतन सिंह को पता चला तो राघव चेतन ने किसको, रतन सिंह ने राघव चेतन को देश निकाल दे दिया, तो अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब राघव चेतन जैसे हम अकबर पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में या मुगल काल शासन में, तो वैसे ही जब राघव चेतन को देश निकाल दे दिया तो यह कहाँ पहुंच गया, दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली चला गया। और दिल्ली का शासक कौन था, एक मतलब अरविंद केजरीवाल नहीं, अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान रखना। तो राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के पास गया, जो खिलजी वंश का शासक था। अभी मैंने आपको बताया कि खिलजी वंश 1290 से 1320 तक रहता है, तो उसका शासक था अलाउद्दीन खिलजी। उसको जाकर के कहता है कि बादशाह जहांपना कि आपको पता है कि एक बहुत सुंदर रानी है रतन सिंह की। तो उसने कहा कि भाई मेरे पास बहुत बेगमात है, मुझे सुंदर से क्या मतलब है। लेकिन फिर भी राघव चेतन ने जोर देकर बताया कि नहीं, कि एक तुम्हारी सब बेगमातों से बहुत सुंदर रानी है पद्मिनी रतन सिंह के पास, एक बार आप देखो तो सही। तो कहा जाता है कि इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, किसके कारण, पद्मिनी के कारण। इस बात का उल्लेख कहाँ पर है, पद्मावत ग्रंथ में, मलिक मोहम्मद जायसी के पुस्तक में। तो अन्य कारणों की बात करें तो अन्य कारण भी हो सकते हैं, उल्लेखित है। एक तो ये है कि वह साम्राज्य विस्तार की नीति रखता था, कौन, अलाउद्दीन खिलजी, ये कारण भी है, साम्राज्य विस्तार की नीति रखता था अलाउद्दीन खिलजी। और दूसरा कारण क्या है, एक यह है कि उसने पद्मिनी को देखने की इच्छा थी, पद्मिनी को देखने की इच्छा थी। अन्य और भी कारण रहे, एक व्यापारिक मार्ग था चित्तौड़ बीच में, गुजरात सोमनाथ मंदिर या तटीय प्रदेश तक पहुंचने के लिए, वह लूटपाट करने के लिए। तो इस कारण से वह उधर से जाने से रोकता है मेवाड़ साम्राज्य, इस कारण से एक कारण वह भी है। तो ये प्रमुख कारण रहे, लेकिन पद्मिनी को प्राप्त करने का प्रमुख कारण ये है, चित्तौड़ प्राप्त करने का ये बताता है कौन, मलिक मोहम्मद जायसी अपनी पुस्तक पद्मावत में। तो ये प्रमुख बातें थी जो आपको मैंने बताई। अब करते हैं युद्ध का वर्णन कि किस प्रकार से। तो देखिए राघव चेतन के द्वारा उसको बताया कि ऐसी ऐसी रानी है, उसे प्राप्त करने के लिए वह जनवरी 1303 में आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी, किसके ऊपर, चित्तौड़ पर। तो चित्तौड़ पर 8 माह तक आक्रमण रहता है, कितने माह तक, 8 माह तक। फिर भी सफलता नहीं मिलती अलाउद्दीन खिलजी को। तो वह किसका सहारा लेता है, छल कपट का सहारा लेता है, छल कपट का सहारा लेता है। और इस छल कपट के दौरान वह एक पत्थर भेजता है राजा को कि मुझे सिर्फ आईने में, अब आईना उस समय था तो नहीं, लेकिन कहा जाता है कि उसको जो कुंड था जल का, उसमें उसकी
प्रतिबिंब दिखाया गया। तो छल कपट का सहारा लेकर कहा कि मुझे एक बार बस पद्मनी दिखा दीजिए। रतन सिंह मान गया इस बात को, उसने पद्मनी दिखा दी और वो छल कपट किया उसने। और जब वहाँ तक छोड़ने गया, क्योंकि भारतीयों की परंपरा रही है कि किसी मुसाफिर को सड़क तक, मेहमान को सड़क तक या दरवाजे तक छोड़कर आने की, तो रतन सिंह जैसे ही दरवाजे तक छोड़ने गया तो वह रतन सिंह को क्या कर लेता है, अपहरण कर लेता है, किडनैप कर लेता है। अपहरण को छुड़ाने के लिए रानी पद्मिनी और उसके चाचा गोरा और भतीजा बादल के द्वारा एक योजना बनाई जाती है। 1600 पालकियां सजाई जाती हैं, जैसे आपने फिल्म में देखा होगा। क्या कि उसने रतन सिंह को लेने के लिए, जैसे पद्मिनी ने कहा कि मैं तुमसे मिल लूंगी, तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन मैं एक बार राजा से यानी महाराणा से मिलना चाहती थी। तो उसकी मनोकामना पूरी करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अनुमति दे दी। तो 1600 पालकियों में खुद स्वयं पद्मिनी और बाकी सैनिक बैठा दी गई, महिलाओं को वस्त्र पहना करके। तो इस प्रकार 1600 पालकियों में जब सैनिक गए वहां पर, तो रतन सिंह को छुड़ा लेते हैं और पद्मिनी चित्तौड़ दुर्ग में एक अग्निकुंड बना करके और क्या कर लेती है, उसमें कूद करके अपने सतीत्व की रक्षा हेतु जोहर कर लेती है 1600 रानियों के साथ में, 1600 रानियों के साथ में। और रावण रतन सिंह गोरा और बादल केसरिया वस्त्र धारण करके, क्या केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध मैदान में कूद पड़ते हैं और अपने जो धरती या अपना साम्राज्य की शान में क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो इस केसरिया और जोहर को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, साका कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास में, राजपूतों के इतिहास में क्या कहा जाता है, साका कहा जाता है। तो यह मेवाड़ का, यूं कहें चित्तौड़ का क्या है, पहला साका है। चित्तौड़ का पहला साका है 1303 में। दूसरा साका हुआ था जिस समय राणा सांगा की पत्नी कर्णावती शासिका थी, उस समय जब बहादुर शाह का आक्रमण हुआ था। और तीसरा साका हुआ था 1567-68 में, जिस समय उदय सिंह शासक थे और अकबर का आक्रमण हुआ था। तो 3 साका हुए, ध्यान रखना। पहला तो हुआ 1303 में और ये पहला, दूसरा हुआ 1534 में, 34-35 में, और तीसरा साका हुआ 1567-68 में। तो 3 साका प्रसिद्ध है मेवाड़ के, ध्यान रखना। तो 1303 में जो साका हुआ उस समय विलन कौन था, रणवीर सिंह यानी अलाउद्दीन खिलजी, और हीरो कौन था यानी शासक कौन था, वह था रतन सिंह यानी शाहिद कपूर। तो इस प्रकार से जो हमने जाना राव रतन सिंह के बारे में 1301 से 1303 तक रहा और अंततः जोहर यानी साका हो गया। तो अगस्त 1303 में चित्तौड़ पर किसका अधिकार हो गया, अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया अगस्त 1303 में। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ सौंप दिया। किसको सौंप दिया, खिज्र खां को। तो इस प्रकार खिज्र खां ने चित्तौड़ का नाम बदल करके क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया। ध्यान रखना, ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है, क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया चित्तौड़ का नाम बदल करके। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या कर दिया, खिजराबाद। अब खिज्र खां ने अपना जो चित्तौड़ था वो मालदेव सोनगरा को सौंप दिया, जिसे मूंछों वाला शासक या राजा भी कहा जाता है, मालदेव सोनगरा को। अब इसके बाद में 1326 से राहब के द्वारा या हमीर के द्वारा राणा शाखा का स्थापना की जाती है। उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे विस्तार से, और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और बार बार देखना, कई बार देखेंगे तभी आपको सही प्रकार से डाटा समझ में आएंगे। और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।